नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे। कल साइंस का टेस्ट अपलोड किया गया था। जो इस क्लास में पहली बार हैं उन्हें ये बता देना चाहती हूं मैं कि एमपीटेट चयन पात्रता परीक्षा 2025 जो अगले महीने से आपकी स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए हमने प्रॉपर सोशल साइंस के टेस्ट और साइंस के टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है। ये 13वां सोशल साइंस का टेस्ट होने वाला है। जिन्होंने बाकी टेस्ट जाके नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। लास्ट टाइम में आपकी प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस वही आपको सिलेक्शन तक ले जाता है। टेस्ट डाले जा चुके हैं। जिन्हें टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़नी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, उनके लिए अलग से मैराथन क्लासेस डाली गई हैं। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में वो मैराथन क्लासेस हैं, उसमें आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाए गए हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। एक वीडियो में 100+ एमसीक्यूज़ हैं। जो जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन एमसीक्यू की, तो जाके वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें करंट अफेयर्स की चीज़ें भी करवाई गई हैं, बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। और आज ये जो 13वां टेस्ट है, इसके पहले के जो सारे टेस्ट हैं वो जाके आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पीएनबी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बताइए कि भारत, अब टेस्ट चल रहा है, अब मैं कम चीज़ें बताऊंगी, आप ज़्यादा चीज़ें करिए, इवैल्यूएट करिए खुद को कि कितनी चीज़ें आपसे आ रही। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई। कौन है? एसबीआई। और आप सबको पता है एसबीआई का गठन कब हुआ? मान लीजिए सवाल आ गया कि एसबीआई का गठन कब हुआ, तो क्या लगाएंगे आप? एसबीआई का गठन, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है एसबीआई का गठन। एसबीआई का गठन हुआ था 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? मान लीजिए सवाल आ गया कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था, तो बताइए क्या बताएंगे आप? एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक सवाल पूछा जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का उत्तराधिकारी बैंक कौन सा है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो उत्तराधिकारी बैंक है वो कौन सा है? एसबीआई। या पूछ ले एसबीआई का पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? तो एसबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में। ठीक है। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष याद रखिएगा CS शेट्टी साहब। अध्यक्ष कौन है? नाम उनका क्या है? CS शेट्टी। आप बदल गए होंगे तो इसे एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना है, क्योंकि बदलते भी रहते हैं। तो इसे एक बार 2024 में ये बने हुए थे, तो देखिएगा कि क्या ये बदल तो नहीं गए हैं, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो क्या पूछा था सवाल? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब पब्लिक सेक्टर का बैंक सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है एसबीआई। तो याद रखना है, पब्लिक सेक्टर का बैंक सबसे बड़ा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का गठन कब हुआ? अगर सवाल आ जाए, क्योंकि ये सवाल पूछा गया सवाल है कि एसबीआई का गठन कब हुआ, तो एसबीआई का गठन कब हुआ था? तो डेट याद रखना है 1 जुलाई 1955 को। इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पूछ ले कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की उत्तराधिकारी बैंक कौन सा है? इन सारे बैंक के नाम दे दे तो राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई। एसबीआई के वर्तमान हेड पूछ ले तो CS शेट्टी थे। इसे एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये चेंज तो नहीं हो गए हैं। और एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? तो एसबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में। क्लियर? थोड़ा सा याद रखिएगा, एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है। भारत में इसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं भी हैं, तो ब्रांचेस हैं, तो हो सकता है सवाल इससे एक पूछे। इस वजह से आज मैंने ये वाला क्वेश्चन रखा है आप सबके लिए। अगला सवाल है, बांगर और खादर किससे संबंधित है? बांगर और खादर क्या है? बताइए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपके कि बांगर और खादर और बांगर ये दोनों क्या हैं? ऑप्शन है, सिंचाई प्रणाली है, जलवायु क्षेत्र है, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियां हैं, भूगर्भीय संरचना है। तो बताइए क्या है? खादर और बांगर क्या हैं? बताइए। देखिए, जो खादर और बांगर हैं वो बेसिकली जलोढ़ मिट्टी के एक प्रकार हैं। दोनों किस मिट्टी के प्रकार हैं? जलोढ़ मिट्टी के। तो पहली बात तो ये दोनों जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। एक है बांगर और एक है खादर। दोनों में अंतर जान लीजिए, एक है बांगर और एक है खादर। जो बांगर होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी मिट्टी को कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। और नई
जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? खादर। अब सीधी सी बात है, अगर ये नई जलोढ़ मिट्टी है और ये पुरानी है तो उपजाऊ ज़्यादा कौन सी होगी? नई खादर, नई मिट्टी, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है वो नए हैं। तो अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन है बांगर और खागर में, तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन है? खादर, क्योंकि ये नई मिट्टी है, नए तरह के पोषक तत्व हैं इसमें। और बांगर क्या है? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो सबसे पहले खागर और बांगर पूछ ले कि है क्या, तो बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार। तो जो बांगर होती है वो कैसी होती है? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, कम उपजाऊ होती है, कंपैरेटिवली खादर कम उपजाऊ। क्लियर? और खादर कैसी है? खादर नया जलोढ़ क्षेत्र है, नई मिट्टी है और ये अधिक उपजाऊ मानी जाती है। और खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बेसिकली जो बाढ़ के मैदान होते हैं, बाढ़ के मैदानों में क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से। तो जब नई गाद आती है बाढ़ के मैदानों में, क्या नई तरीके की मिट्टी आती है, तो वहाँ खादर पाई जाती है। और नई मिट्टी है तो पोषक तत्व ज़्यादा होंगे, पोषक तत्व ज़्यादा होंगे तो ये अधिक उपजाऊ होगी। तो सवाल कैसा भी आए तैयार रहना है उसके लिए। तो बांगर और खादर क्या है? जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं। बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा है। खादर क्या है? नई जलोढ़ मृदा है। अधिक उपजाऊ कौन है पूछ लेगा, तो सीधी सी बात है, जो नई जलोढ़ मृदा होगी उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होगी। तो पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा है तो वो अधिक उपजाऊ होगी। तो जो खादर है वो कैसी हो जाएगी? अधिक उपजाऊ हो जाएगी। जो खादर है वो कहाँ पाई जाती है? बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। और खादर और बांगर में पुरानी मृदा कौन सी है? तो पुरानी है बांगर। क्लियर? और कम उपजाऊ है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आ जाते हैं सवाल में, बांगर और खादर क्या है? तो बांगर और खादर क्या है? गंगा के मैदान की मिट्टियां हैं। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, गंगा के मैदान की क्या है? मिट्टियां। क्लियर? तो थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिएगा। खादर ज़्यादा उपजाऊ है, खादर नई मिट्टी को बोलते हैं, और जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती। और खागर बादर क्या है? जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? बताइए, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास? लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट। बताइए, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, लोकसभा को भंग करने का अधिकार मैंने आपको पहले भी बताया है कि राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे भंग करेंगे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और ये जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास, वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 85 के अंतर्गत। तो सवाल कैसे भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 85 में क्या है? तो आर्टिकल 85 में है कि राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर। अगर पूछ लेगा कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 85 में दिया गया है। क्लियर? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर, उनसे सलाह लेने के बाद। क्लियर? दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों सदनों को बुलाने, संयुक्त बैठक कराने के लिए कौन बुलाता है? दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कराने के लिए उनका आह्वान कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि जब लोकसभा या दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के दोनों सदनों को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों को बुलाने का काम भी राष्ट्रपति को ही होता है। और संयुक्त अधिवेशन किस में है? किस आर्टिकल में है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस में है? आर्टिकल 108 में। क्लियर? तो थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 85 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम डेली प्रैक्टिस इसलिए करते हैं चीज़ों की, क्योंकि पढ़ा हुआ सबका होता है, पढ़ा हुआ सबकी चीज़ें होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो एक तो नर्वसनेस रहती है थोड़ा सा, और उस नर्वसनेस में चीज़ें भूलती भी हैं, लॉजिकल बात है। और जब आप नर्वस होते हैं किसी क्वेश्चन में तो उसके गलत होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप उसी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए हैं तो आपके क्वेश्चन वो वाला सही हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए होते हैं। मान लीजिए हमने किया कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के। आज हमने ये प्रैक्टिस की। आपको अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन देखने मिल जाए आपके एग्जाम हॉल में, तो क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा कि अरे यार ये तो हमने पढ़ा है,
और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो आप उस आंसर को सही करते हैं। और मान लीजिए आपको पता था, आपने कभी कहीं पढ़ा था कि हाँ लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति, लेकिन आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको नर्वसनेस है, आप डरे हुए हैं, आपको डाउट है कि लोकसभा होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा कि राष्ट्रपति होगा। अब आप इसी में कंफ्यूज हैं कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है कि राष्ट्रपति के पास होता है, और आपने चूंकि प्रैक्टिस नहीं की थी, रिवीजन नहीं किया था, तो आप लोकसभा अध्यक्ष लगा के चले आएंगे। तो आपकी ये सिली मिस्टेक्स के कारण 1 नंबर से आप बाहर हो जाएंगे। तो ये अंतर होता है प्रैक्टिस करने का, इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस होती है। इसीलिए मैं बार बार मेंशन करती हूँ कि इस टेस्ट के बाद जाके वो टेस्ट जरूर देख लीजिएगा जो पहले करवाए गए, उसमें भी इसी तरह की एमसीक्यू प्रैक्टिस है। मैराथन क्लासेस में टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप जाइएगा, चैनल खोलिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें बाकी वीडियोस डले हुए हैं मैराथन क्लासेस की, तो वो देख लीजिएगा आप एक बार, उससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। कांचीपुरम का कोडियन मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? कांचीपुरम का जो कोडियन मंदिर है वो किस राजवंश ने बनवाया था? चालुक्य, पल्लव, चोल, मौर्य। बताइए, कांचीपुरम का जो कोडियन मंदिर है वो किस राजवंश ने बनवाया था? आपके सिलेबस का पार्ट है ये, चालुक्य, चोल, पल्लव, ये सब आने हैं आपके सिलेबस में, सोशल साइंस की हिस्ट्री में। तो कांचीपुरम का जो कोडियन मंदिर है वो किन्होंने बनवाया था? पल्लव शासकों ने बनवाया था। और पल्लव शासकों में सबसे बड़ा नाम किसका है? नरसिंह वर्मन सेकेंड। नरसिंह वर्मन सेकेंड। और इन्हें ही किस नाम से जाना जाता था? राजसिम्हा। तो यदि सवाल आ जाए कि कांचीपुरम का कोडियन मंदिर या कांचीपुरम के किसी भी प्रकार के मंदिर का सवाल आ जाए तो वो किन्होंने बनवाया था? वो पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। और पल्लव शासकों में सबसे बड़ा नाम किसका है? राजा नरसिंह वर्मन सेकेंड का, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? राजसिम्हा के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने एक और मंदिर का निर्माण करवाया था, कैलाशनाथ मंदिर। कभी कभी ये सवाल भी पूछता है कि कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन सेकेंड द्वारा ही करवाया गया, पल्लव शासकों द्वारा ही करवाया गया। क्लियर? तो कांचीपुरम का कोडियन मंदिर, कांचीपुरम पहली बात कोडियन मंदिर किन्होंने बनवाया था? पल्लव शासकों ने बनवाया था। उनमें सबसे बड़ा नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन सेकेंड। एक सवाल आया था कि नरसिंह वर्मन सेकेंड को और किस नाम से जाना जाता है, तो उनका उपनाम क्या था? राजसिम्हा। अगर आ जाए कोडियन मंदिर ना पूछे, कैलाशनाथ मंदिर पूछ ले, तो कैलाशनाथ मंदिर भी पल्लव शासकों ने ही बनवाया था। क्लियर? चालुक्य शासकों द्वारा करवाया गया एक बहुत बड़ा काम था, क्या था? इन्होंने मंदिर निर्माण की बेशर शैली का विकसित की थी। बेशर शैली क्या होती थी? उत्तर भारत में मंदिर किस शैली में बनवाए जाते हैं? नागर शैली में। और दक्षिण भारत में मंदिर किस शैली में बनवाए जाते हैं? द्रविड़ शैली में। तो ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिक्सचर है वो क्या होती थी? बागर। जो नागर शैली और द्रविड़ शैली, इनका जो मिक्सचर है वो क्या कहलाती थी? बेसर शैली। बेसर शैली। क्लियर? तो कांचीपुरम का कोडियन मंदिर पल्लव शासकों ने बनवाया, ठीक है। चालुक्य शासकों के लिए क्या श्रेय जाता है? इन्होंने मंदिर निर्माण की बेसर शैली विकसित की। बेसर शैली क्या होती थी? उत्तर भारत में मंदिर जो है वो नागर शैली में बनवाए जाते हैं, वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में। इन दोनों की जो मिक्स शैली है वो बेसर शैली कहलाती है, कि जो मंदिर निर्माण होगा उसमें नागर शैली के गुण भी होंगे और बेसर शैली के गुण भी होंगे। मतलब वो उत्तर भारत के मंदिरों की तरह भी होगी और उसमें कुछ गुण दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह भी होंगे, वो कहलाती है बेसर शैली। तो एक सवाल आता है कि बेसर शैली विकसित करने का श्रेय किन शासकों को जाता है? तो चालुक्य शासकों को जाता है। चोलों ने क्या बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर आप सबने सुना होगा। बृहदेश्वर मंदिर जो यूनेस्को साइट भी घोषित है, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? चोल शासकों ने ही करवाया था। बहुत ज़्यादा समृद्ध था चोल साम्राज्य। तो बृहदेश्वर मंदिर आ जाए तो चोल शासकों ने। मौर्य आप सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सब मौर्य वंश के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन से यूनानी राजदूत थे? मेगास्थनीज। और कौन थे? चाणक्य। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या था? इंडिका। और चाणक्य की बुक का नाम क्या था? कमेंट करके बताइए। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो हम सभी चीज़ें एक जगह जान लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ये सिर्फ करके कि हाँ ठीक है पल्लव शासक राइट आंसर बढ़ जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं तो सबके बारे में जानना ज़रूरी। तो एक बार देख लीजिए, कांचीपुरम का कोडियन मंदिर किसने बनवाया? कांचीपुरम के जितने मंदिर थे वो किन्होंने? पल्लव शासकों ने बनवाए। क्लियर? पल्लव शासकों में सबसे बड़ा जो नाम है वो किनका था? नरसिंह वर्मन सेकेंड का। नरसिंह वर्मन सेकेंड को और किस नाम से जाना जाता था? राजसिम्हा। नरसिंह वर्मन सेकेंड ने ही कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। क्लियर? अगर आ जाए कि मंदिर निर्माण की बेसर शैली किसके द्वारा विकसित की गई, किन शासकों द्वारा विकसित की गई, और ये सारे ऑप्शन हो आपके सामने,
तो आपको याद रखना है कि जो मंदिर निर्माण की बेसर शैली है वो चालुक्य शासकों द्वारा निर्मित की गई थी। बेसर शैली क्या होती है? नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सर, मतलब उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली में बनते हैं और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में, इनका मिक्सर कहलाती है बेसर शैली। तो बेसर शैली का विकास किसने किया? चालुक्य शासकों ने किया। चोल बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को साइट जो घोषित है उसके निर्माण का श्रेय चोलों को जाता है। और मौर्य आप सबको पता है, अशोक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अशोक को बौद्ध धर्म के विकास के लिए जाना ही जाता है, इतने सारे शिलालेख उन्होंने खुदवाए थे। क्लियर? तो ठीक है, कांचीपुरम का कोडियन मंदिर पल्लव शासकों ने। पल्लव शासकों में सबसे बड़ा नाम किनका है? किनका है सबसे बड़ा नाम? नरसिंह वर्मन सेकंड का। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, फिर आ गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किस नीति का उपयोग करता है? इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सी नीति अपनाता है? राजकोषीय नीति, व्यापार नीति, मौद्रिक नीति, आय नीति। इन्फ्लेशन कब होती है? मैंने क्या बताया था आप, इन्फ्लेशन कब होती है? अब अगर आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन कब होती है तो फिर कोई मतलब नहीं है इतने टेस्ट लगाने का। मैंने बताया था इन्फ्लेशन कब होती है? जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है किसी भी चीज़ की और सप्लाई कम हो जाती है। तो चीज़ें कैसी हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। इसके लिए क्या उदाहरण दिया था? कहा था ये उदाहरण मत भूलिएगा। आपके मोहल्ले में क्या है? एक समोसे वाला, वो कितने समोसे बनाता है दिन में? मात्र 50 समोसे। और उसके समोसे की डिमांड आपके पूरे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा है। तो उसकी डिमांड क्या है? आपके पूरे मोहल्ले में समोसे वाले की डिमांड क्या है? ज़्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई क्या है? कम है, क्योंकि वो सिर्फ 50 समोसे ही बना रहा है। तो क्या वो अपने मनमर्जी दाम पे नहीं बेचेगा? बिल्कुल बेचेगा, क्योंकि उसके समोसे की डिमांड ज़्यादा है। तो वो अपने मनमर्जी दाम पे बेचेगा और सप्लाई उसकी कम है, इसलिए वो क्या कर देगा? समोसे को महंगा कर देगा। भाई लेना है तो लो, नहीं तो 4 लोग लाइन में लगे हुए हैं, हम उन्हें दे देंगे। जो 10 का समोसा मिलता था वो अब 50 में दे रहा है, लेकिन चूंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो वो महंगा कर देगा अपने समोसे को, और लोग खरीदेंगे। आप नहीं खरीदेंगे तो जो लाइन में 10 लगे हुए हैं वो खरीदेंगे। तो यही होता है इन्फ्लेशन। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में तो चीज़ महंगी हो जाती है। इसी कारण होता है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीतियाँ अपनाता है। और आरबीआई की मौद्रिक नीतियों में कौन कौन से जो सहायक तत्व होते हैं? जैसे रेपो रेट है, रेपो रेट कम करता है, बढ़ाता है आरबीआई। दूसरी चीज़ सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, मैंने पहले भी बताया है। एसएलआर है, एसएलआर के थ्रू कम करने की कोशिश करता है महंगाई को आरबीआई। तो ये सारे माध्यम मैंने बताए थे कि किस तरीके से आरबीआई मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है। जो इस क्लास में पहली बार है मैं उन्हें बता दूं कि पहले भी ये बताया जा चुका है। रेपो रेट, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर जो पहले टेस्ट करवाए गए हैं। तो पहले टेस्ट से लेके आज ये 13वां टेस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन पाना है। जो वनडे वाले बच्चे हैं जिनके सिलेबस में जीएस आना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिनके भी सिलेबस में ये चीज़ें हैं वो उनके लिए भी ये वीडियो है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो ये तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, एनटीपीसी की, इन सारी चीज़ों की, वो भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ही जाएं। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा था आरबीआई? रेपो रेट को बढ़ाएगा या रेपो रेट को घटाएगा? तो इन्फ्लेशन कम करना है, मतलब डिमांड हाई गई है। जब डिमांड, रेपो रेट क्या होता है? जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं वो कहलाता है रेपो रेट। अब बताइए, डिमांड ज़्यादा है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, तभी तो लोग डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो लोगों के हाथ से पैसा कम करो, जब पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो डिमांड कंट्रोल करो, और डिमांड कंट्रोल करना है तो लोगों के हाथ से पैसा कम करो, लोगों के हाथ से पैसा छीनो। अब लोगों के हाथ से पैसा कम कैसे करना है? लोगों को पैसा कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब बैंक पैसा दे रहा है तो बैंक के पास पैसा कम करो। बैंक के पास पैसा कैसे कम किया जाए? तो आरबीआई तुरंत बढ़ा देता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? मतलब जिस ब्याज पे वो कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा दे रहा था आरबीआई, उसने वो रेट बढ़ा दिया। पहले वो 4% की रेट पे दे रहा था पैसा, अब वो 8% रेट पे देगा। तो क्या बैंक जाएंगे 8% ब्याज पे पैसे लेने? आरबीआई के पास नहीं जाएंगे। तो जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, अब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसे लेने नहीं जाएंगे क्योंकि ब्याज दर बढ़ गई है। और जब कॉमर्शियल बैंक्स पैसे लेने नहीं जाएंगे तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? फिर वो आम जनता को पैसे नहीं देंगे, आम जनता को लोन नहीं देंगे। तो जब आम जनता के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो डिमांड कैसे बढ़ाएगी आम जनता? जब हाथ में पैसा ही नहीं है तो हम मार्केट क्या लेने जाएंगे? तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये कहलाती है मॉनेटरिंग पॉलिसी, और ऐसे रेगुलेट करता है आरबीआई। क्लियर?
CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट होता है जो कॉमर्शियल बैंक्स को एक सर्टेन अमाउंट अपने पास रखना ही रखना होता है, जितना उनको RBI बोलता है। पहले कॉमर्शियल बैंक 4 रुपये अपने पास रख रहे थे, अब RBI ने कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया। अब कितना रखना है कॉमर्शियल बैंक्स को? 8 रुपये अपने पास रखने हैं। तो पहले जो वो 4 रुपये, पहले वो 4 ही रख रहे थे और 4 रुपये उनका बच रहा था, तो वो आम जनता को दे रहे थे। अब उनको 8 रुपये अपने पास रखना है, ज़्यादा पैसा अपने पास रिजर्व रखना है। तो क्या वो ज़्यादा पैसा जनता को दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि पहले तो उन्हें अपने पास वो चीज़ रखनी है, फिर वो जो बचेगा उसको देंगे। तो जो उनके पास बचने वाला पैसा है बैंक के पास, वो कम हो गया, तो वो आम जनता को अब कम पैसा देगा। जब आम जनता को कम पैसा देगा तो आम जनता डिमांड कम बढ़ाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो वो कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट होता है जो किस RBI के पास रखना होता है बैंकों को। तो CRR और SLR में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। CRR क्या होता है? वो अमाउंट जो RBI के पास जमा करना होता है, RBI के पास जमा करना होता है बैंकों को। और SLR क्या होता है? जो बैंकों को स्वयं के पास जमा करना होता है, स्वयं के पास बैंकों को जो जमा करना होता है। तो जो बैंक स्वयं के पास पैसा जमा रखते हैं SLR, तो अगर SLR भी RBI ने बढ़ा दिया है तो भी बैंकों के हाथ में पैसा कम होगा, क्योंकि उन्हें अपने पास ज़्यादा पैसा रिजर्व रखना है। तो वो आम जनता को कम पैसा देंगे तो डिमांड कम बढ़ेगी। ये कहलाती है पूरी मॉनेटरिंग पॉलिसी। ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये सिर्फ उनके लिए था जो इस क्लास में पहली बार। क्लियर? और रेपो रेट, तो इनके माध्यम से क्या कंट्रोल करता है RBI? पूरी मॉनेटरिंग पॉलिसी। तो CRR कौन सा पैसा है जो बैंकों को RBI के पास जमा रखना होता है? कैश रिजर्व रेशियो। SLR किसके पास बैंक जमा करते हैं? स्वयं के पास। ये सवाल पूछा जाता है कि CRR और SLR में कौन सा अमाउंट है जो बैंक अपने पास जमा रखते हैं, तो वो SLR है, और RBI के पास जो जमा रखते हैं वो CRR है। इसमें कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। और किस नीति के तहत कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन? तो मॉनेटरिंग पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति के तहत कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन RBI। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जैसे मेक इन इंडिया है, स्वच्छ भारत मिशन है, स्टार्टअप इंडिया है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा। मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है आप सबके सामने 13, 14, 2015, 2016। मेक इन इंडिया क्यों शुरू की गई थी? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत नए इनोवेशन कर सके, भारत रोजगार के अवसर पैदा कर सके, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए कि चीज़ें हम इंडिया में ही जनरेट करें, हम बाहर से क्यों मंगाएं। तो इसलिए मेड इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मेड इन इंडिया कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014। तो ये डेट याद रखिएगा, इस दिन मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन कब चालू हुआ था? इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जो आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? याद है आप सबको? स्वच्छ भारत मिशन, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014। तो मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया? 25 सितंबर 2014 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2014। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। और स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था? स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था? इसको भी याद रखिएगा, 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी 2016 स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को चालू हुआ था। क्लियर? तो मेड इन इंडिया मतलब भारत में ही चीज़ें बनाई जाएं, हम आत्मनिर्भर बने, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा उसमें हम खुद आत्मनिर्भर बन सकें, नए इनोवेशन कर सकें, रोजगार के अवसर खुद पैदा कर सकें। तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य आपको पता चला। दूसरी चीज़ कब शुरुआत हुई थी? तो डेट याद रखना है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की। स्वच्छ भारत मिशन कब चालू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जयंती वाले दिन। और स्टार्टअप इंडिया कब चालू हुआ था? स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। क्या होता है, हमने ये चीज़ें पहले पढ़ी होती हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में हम पहुंचते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न लगता है, और ऑब्वियस सी बात है लगना, बार बार तो आपने प्रैक्टिस की नहीं है वो चीज़ें। डेट्स और डेट्स में कन्फ्यूज़न होता ही होता है, तो वहीं पे आपके मार्क्स चले जाते हैं। सतलुज नदी किस परियोजना का हिस्सा है? सतलुज नदी किस परियोजना का हिस्सा है? भाखड़ा नागल, हीराकुड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्र। बताइए, जो सतलुज नदी किस परियोजना का हिस्सा है, या जो ये बांध दिए गए हैं
वो उनमें ये जो बांध है इनमें से कौन सा है जो सतलुज नदी पर बना है, बताइए। तो सतलुज नदी किस परियोजना का हिस्सा है? सतलुज नदी भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा है, भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा है। तो अगर आ जाए कि जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? जो भाखड़ा नागल बांध है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शंस में और कुछ भी दिख रहा है आपको? बिल्कुल, तो इनके बारे में भी जान ही लेते हैं। हीराकुड बांध कहाँ है? हीराकुड बांध महानदी पर स्थित है, पहली चीज़, और है कहाँ? उड़ीसा में। ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है कि भाखड़ा नागल, तो भाखड़ा नागल ही पूछेगा। हीराकुड पूछ लेगा तो, नागार्जुन सागर पूछ लेगा तो, तुंगभद्र पूछ लेगा, फिर क्या करेंगे? तो थोड़ा सा तैयार रहना है। तो सतलुज नदी किस परियोजना का हिस्सा है? भाखड़ा नागल का। हीराकुड बांध किस पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में स्थित है। नागार्जुन सागर कहाँ है? नागार्जुन सागर कर्नाटक में है, और यहाँ तेलंगाना की सीमा भी टच होती है। और ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर है। और तुंगभद्र को ही क्या कहा जाता है? पंपा सागर। तो ये थोड़ा सा चीज़ें याद रखिएगा कि जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी किस परियोजना का हिस्सा है। तो ये पूछ सकता है सवाल, क्योंकि अभी आप सबको पता है पंजाब में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है ये सवाल पूछे, इस वजह से मैंने ये सवाल रखा है कि सतलुज नदी किस परियोजना का हिस्सा है। तो भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा है। और महानदी पर कौन सा बांध है पूछ ले तो हीराकुड बांध है, और कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नागार्जुन सागर कहाँ है? नागार्जुन सागर कर्नाटक में स्थित है, और किस नदी पर है? तो याद रखिएगा ये कृष्णा नदी पर है। क्लियर? तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा में है। कर्नाटक में तुंगभद्र हो जाएगा क्योंकि ये आसपास ही हैं। तो नागार्जुन सागर नागार्जुन सागर आंध्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा में ये हो जाएगा, और तुंगभद्र हो जाएगा कर्नाटक में। ये हो जाएगा कर्नाटक में, क्योंकि तो तुंगभद्र ये आसपास ही हैं। तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। जो नागार्जुन सागर है वो किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर। और कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमाओं पर स्थित है ये। और ये जो तुंगभद्र है, जिसे पंपा सागर के नाम से जाना जाता है, ये बना हुआ है कर्नाटक में। तो थोड़ा सा होता है क्या कि ये आसपास ही है। अब चूंकि आसपास है, इस वजह से इनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा कर्नाटक में है, कौन सा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। तो थोड़ा सा डाउट ना रहे आपको। तो तुंगभद्र को किस नाम से जाना जाता है? पंपा सागर। और ये कहाँ है? कर्नाटक में है, तुंगभद्रा रिवर पे है। तो ये तुंगभद्र नाम से ही समझ में आ रहा है कि किस नदी पर होगा, तो तुंगभद्रा नदी पर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सतलुज नदी किस परियोजना का हिस्सा है? तो सतलुज नदी किस परियोजना का हिस्सा है? भाखड़ा नागल। कहाँ स्थित है? पंजाब में। क्लियर? हीराकुड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में स्थित है। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, और कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे। क्लियर? और तुंगभद्रा बांध जो है वो कहाँ है? इसी को पंपा सागर के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। थोड़ा सा याद रखिएगा। और तुंगभद्रा नदी पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सतलुज पूछा था, तो सतलुज का आंसर है भाखड़ा नागल। एक ने बोला कि दीदी आप इतने सारे ऑप्शंस बता देती हैं, फिर मैं बाद में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि राइट आंसर क्या था। तो लास्ट में आप राइट आंसर दोबारा बोल दिया करिए। तो अब मैंने ये सोचा है कि जब भी मैं कोई आप सबको समझा के लास्ट में राइट आंसर तो बोल ही दूंगी, ताकि उन्हें पता चल जाए कि राइट आंसर है कौन सा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अब कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? पहला सवाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? और भारत का पहला वायसराय कौन था? और इसमें सवाल बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो चलिए आज आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं पूरी तरीके से।
क्योंकि सवाल जब पूछता है तो आपके एग्जाम में सवाल आना तय है। मैंने आपसे कहा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बताइए। बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, क्लियर। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, आप सबको पता है 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वो बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लियर। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल का गवर्नर अब क्या कहा जाने लग गया? गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया? पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। फिर होता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद आप सबको पता है आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। और 1858 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। तो ये कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर कठिन सवाल पूछने पे उतारू हो गया एग्जामिनर तो ये सवाल आना तो तय है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लग गया? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये सवाल भी पूछ सकता है कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया? तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये भी सवाल पूछ सकता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया? तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में पूरे भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। 1857 का इसके बाद होता है स्वतंत्रता संग्राम। और फिर आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। और 1858 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। क्यों? क्योंकि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? कैनिंग ही था। तो सीधी सी बात है कि अगर गवर्नर जनरल का पद समाप्त होगा तो जो वायसराय का पद गठित हुआ है उसकी जगह तो कौन वहां पदस्थ होगा? कैनिंग। तो क्लियर। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? बेंटिक। और पूरे भारत का पहला वायसराय कौन है? तो कैनिंग। अब आ जाइए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? पूरे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो ये नाम क्या दिख रहा है आप? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर। तो पूरे भारत का अगर पूछा है गवर्नर जनरल कौन है तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो थोड़ा सा इसको आप याद रखिएगा, डाउट्स ना हो। बंगाल का गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स, पूरे भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा तो बेंटिक, और भारत का वायसराय पूछेगा तो कैनिंग। क्लियर। पूछा था भारत का पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल पूछा है तो कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर। चलिए, भारत में आर्थिक जनगणना इकोनॉमिक सेंसस का आयोजन कौन करता है? बताइए। आप सबके सामने ऑप्शंस भी दिए गए हैं। आर्थिक जनगणना इकोनॉमिक सेंसस का आयोजन कौन करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO, और फाइनेंस मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय। बताइए कौन करता है? भारत में जो इकोनॉमिक जो सेंसस है उसका आयोजन कौन करता है?
आप सबको पता है कि भारत में जो ये इकोनॉमिक सेंसस हैं उनका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो उनका आयोजन किया जाता है CSO के द्वारा, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा। पहली आर्थिक जनगणना जो हुई थी, पहला आर्थिक जो सर्वे हुआ था वो कब हुआ था? 1977 में। और किसने किया था? ये CSO ने ही किया था। तो जो आर्थिक जनगणना यानी कि इकोनॉमिक सेंसस है उसका आयोजन कौन करता है? तो उसका आयोजन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा CSO केंद्र की सांख्यिकी कार्यालय को ही दिया जाता है। और पहली बार ये कब हुआ था? पहली बार हुआ था 1977 में। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पहली बार कब हुआ? तो पहली बार हुआ था 1977 में। और करता कौन है? CSO। चलिए, तो आर्थिक सेंसस यानी इकोनॉमिक सेंसस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO द्वारा। अगला सवाल है, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता किसने की थी? परमानेंट क्वेश्चन पूछने वाला आपके एग्जाम में, बहुत परमानेंट क्वेश्चन। ये नहीं जो मैं बताने वाली हूँ वो। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता किसने की पूछा? थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, तो संविधान सभा की अगर पूछ ले संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। उस समय कौन अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए अध्यक्ष। लेकिन वो कैसे अध्यक्ष बनाए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। क्लियर? फिर होती है दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946। इसमें कौन अध्यक्ष बनाए गए? इसमें बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कैसा अध्यक्ष बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर? फिर आता है दिन 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को एक बहुत बड़ी घटना हुई कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। फिर आती है एक और बड़ी डेट, कौन सी? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। और इस दिन ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो क्या हो गया? वो पारित हो गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव ये पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। ये डेट्स इतनी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं कि इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको 5 से 6 फैक्ट पता चल रहे हैं। ये सारी डेट्स आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इससे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो अब देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को। उसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए? उसमें अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन वो कैसे अध्यक्ष बनाए गए? अस्थायी अध्यक्ष। फिर हुई 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए गए स्थायी तौर पे। फिर आता है दिन 13 दिसंबर 1946 का, और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947। अब एक सवाल MPPSC में पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, और ये डेट दे दी गई थी 13 दिसंबर और 22 जनवरी। बहुत सारे बच्चे लगा के चले आए 13 दिसंबर। अरे 13 दिसंबर को पेश हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव, क्वेश्चन पारित पूछा था। तो सोचिए, जब MPPSC पूछ रहा है तो यहाँ भी आपके इससे रिलेटेड जो सवाल आने की संभावना है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे 11 दिसंबर 1946 को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर? तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक पूछ ले, एग्जाम में आ जाए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? डेट्स दे दे अलग अलग, तो डेट्स याद रखना यहाँ जरूरी है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे पहली बैठक के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। 2 दिन बाद, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, और दूसरी बैठक में स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। फिर कौन सी डेट आती है? जस्ट एक दिन बाद, 13 दिसंबर 1946। और इस दिन 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो याद रखिएगा, पेश हो रहा है 13 दिसंबर को।
अगर आ जाए पारित, तो पारित की डेट में पेश मत लगा के चले आइएगा। 13 दिसंबर को पेश हुआ। पारित कब हुआ उद्देश्य प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947 को। तो याद रखिएगा, पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946, पारित हुआ था 22 जनवरी 1947। क्लियर? तो पूछा है स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 11 दिसंबर 1946। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे चीज़ें प्रैक्टिस हो रही, मैराथन क्लासेस में भी इसी तरीके से पढ़ाया गया है। एक क्वेश्चन में 10 फैक्ट, एक क्वेश्चन में 6 फैक्ट। सोचिए आपके कितने फैक्ट्स कवर हो रहे हैं, कितनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। आपका कहीं भी जिसमें जीएस आनी है, कोई भी एग्ज़ाम हो, पोस्टर पे नहीं जाना है। वो एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइंस के टेस्ट हों, सोशल साइंस के टेस्ट हों। मैराथन क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। उन मैराथन क्लासेस में भी इसी तरीके के एमसीक्यू करवाए गए हैं एक वीडियो में, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और उनको मल्टीपल टाइम देखना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। जिन्होंने देखी भी है वो दोबारा जाके देखिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक जगह कई सारे फैक्ट पढ़ रहे हैं ना। तो जब आपने पढ़ी है, वो क्लासेस देखी हैं, तो हमारे एक जगह कई सारे फैक्ट रिवाइज हो रहे हैं। तो हम वो क्लासेस देखेंगे तो हमारा और रिवीजन होगा। तो उन्हें बार बार देखिएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? चलिए बताइए कि गांधी सागर जो बांध है वो किस नदी पर है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, नर्मदा, चंबल, तापी, गोदावरी। बताइए गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? बताइए, टेस्ट चल रहा है ना आपका। लास्ट में आपको ये भी तो बताना है कि कितने मार्क्स स्कोर किए आपने। और ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कहाँ से देख रहे हैं आप ये वीडियो। अपने शहर, गांव, मोहल्ले, गली, जो भी जिसका भी नाम है, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मुझे पर्सनली बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से, जब आप बताते हैं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? जल्दी बता दीजिए, बताइए। गांधी सागर बांध देखिए चंबल नदी पर बना है। और गांधी सागर बांध है कहाँ? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के, आप ही के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, मंदसौर जिले में। तो आ जाए कि गांधी सागर बांध कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। तो और किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर। तो क्या चंबल नदी पर सिर्फ गांधी सागर बांध ही बना है? जी नहीं, चंबल नदी पर सिर्फ गांधी सागर बांध नहीं बना है। चंबल नदी पर बहुत सारे बांध बने हैं। जैसे गांधी सागर पहला तो हमने जाना ही, गांधी सागर। दूसरा कौन सा है? राणा सागर, राणा सागर। तीसरा है जवाहर सागर, ये राजस्थान में है, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, कोटा बैराज। तो ये चारों याद रखिएगा। मान लीजिए पूछ लिया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो चंबल नदी पर नहीं बना है, तो जब आपको पता होंगे कि कौन से बने हैं, तब तो आप लगा के आएंगे कि कौन सा नहीं बना है। सीधी सी बात है। जब आप ये जान रहे होंगे कि कौन सा बना है, तब तो आप लगा के आएंगे कि कौन सा नहीं बना है। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो गांधी सागर बांध बना है किस नदी पर? चंबल नदी पर। पहली बात, गांधी सागर बांध स्थित कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। पूछ लेगा कि गांधी सागर बांध कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। चंबल नदी पर निम्नलिखित में से कौन से बांध नहीं है? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से बांध हैं। तो चंबल नदी पर 4 बांध बने हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर में, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो ये 4 हैं जो चंबल नदी पर बने हैं बांध। तो याद रखिएगा चंबल नदी पर बंधे हुए चारों बांधों के नाम, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है, चलिए। तो गांधी सागर पूछा था, तो गांधी सागर बांध किस पर है? चंबल नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की गणना के लिए किस समिति की रिकमेंडेशंस को अपनाया गया? देखिए, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनकी गणना करने के लिए कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी गणना के लिए किस कमेटी की रिकमेंडेशंस को अपनाया गया, किस समिति की सिफारिशों को अपनाया गया? तो बेसिकली पूछने का इसका ये मतलब है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली जो कमेटी है या जो समिति है वो कौन सी थी? नाम है रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, केलकर समिति, नचिकेत मोर समिति। तो भारत में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं या गरीबी को डिनोट करने वाली जो समिति है वो कौन सी थी? तो आप सब जानते हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इसने क्या बताया? सुरेश
तेंदुलकर समिति। तो ये किससे संबंधित थी? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए। इसके डीप में नहीं जाना है, डीप में जाएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने किस आधार पे गरीबी की गणना को नहीं कहा कि कैलोरी आधार पे नहीं होनी चाहिए, किस आधार पे होनी चाहिए, वो सब बाद में पढ़ेंगे। पहले आपका सामने एग्जाम है, बस इतना जानते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली समिति कौन सी है? सुरेश तेंदुलकर समिति ने रिकमेंडेशन दी थी। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? कहीं ना कहीं रंगराजन समिति भी गरीबी की माप बताती है। दूसरा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के PSUs हैं उनसे भी संबंधित है रंगराजन समिति। तो रंगराजन समिति का संबंध किन दो चीजों से है? रंगराजन समिति जो संबंधित है वो गरीबी मापन और PSUs मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, पब्लिक सेक्टर जो उद्योग हैं, पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम हैं उनसे संबंधित है रंगराजन समिति। और केलकर समिति किससे संबंधित है? विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे। तो केलकर समिति का संबंध किससे था बताइए? ट्रिपल P मॉडल। ट्रिपल P मॉडल, ट्रिपल P मॉडल क्या कहलाता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब किसी भी चीज़ को अगर बनाया जाए तो उसमें पब्लिक की हेल्प ली जाए, मतलब सार्वजनिक सेक्टर की हेल्प ली जाए, प्राइवेट मतलब निजी कंपनियों की हेल्प ली जाए और उनकी आपसी पार्टनरशिप से चीज़ों को बनाया जाए। मान लीजिए रोड बनानी है तो ट्रिपल P मॉडल क्या कहता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जिसमें पब्लिक का सपोर्ट हो, सार्वजनिक क्षेत्र का सपोर्ट हो, प्राइवेट निजी कंपनियों का भी सपोर्ट हो और पार्टनरशिप, इसके माध्यम से चीज़ें विकसित की जाएं। तो ट्रिपल P मॉडल से संबंधित कौन सी थी? केलकर समिति। इसके अध्यक्ष थे विजय केलकर साहब। क्लियर? चलिए, नचिकेत मोर समिति का संबंध किससे था? जो नचिकेत मोर समिति थी वो जो छोटे व्यवसाय हैं, जो छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं लोग, उनको आर्थिक सहायता देती थी, उनको वित्तीय सहायता देती थी। तो ये कमिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम अभी चाहें तो पढ़ सकते हैं कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन की कि गरीबी का मापन किस आधार पे नहीं होना चाहिए, किस आधार पे होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। हम जब इकोनॉमिक्स की क्लास प्रॉपर तरीके से करेंगे तो समझेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानना है कि ये जो कमिटीज़ हैं वो किसके बारे में बताती हैं, क्योंकि इनसे सवाल आ सकता है आपका। इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये ज़रूर पूछेगा। तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने की गणना के लिए कौन सी कमेटी थी? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन की गणना के लिए कौन सी कमेटी थी? सुरेश तेंदुलकर समिति, इसने बताया। रंगराजन समिति किससे संबंधित थी? ये गरीबी की माप भी बताती है। दूसरी PSUs मतलब पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम हैं उनसे संबंधित है रंगराजन समिति। तो मान लीजिए रंगराजन समिति पूछ लिया या ये पूछ लिया कि पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम है उनसे संबंधित कमेटी कौन सी है? तो रंगराजन समिति है। ट्रिपल P मॉडल पर आधारित समिति कौन सी है? तो केलकर समिति है। ट्रिपल P मॉडल पर आधारित समिति कौन सी है? तो ये केलकर, विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे। तो केलकर समिति किसको बताती है? ट्रिपल P मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और नचिकेत मोर समिति क्या देती है? ये वित्तीय सहायता देती है छोटे मोटे व्यापारियों को। तो छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता देने का काम कौन करता है? तो नचिकेत मोर समिति ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं लोग, उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। तो नचिकेत मोर कमेटी का क्या करती है? छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता देती है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। गरीबी रेखा पूछा था तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन उनकी गणना के लिए है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। और नचिकेत मोर क्या करती है? फाइनेंशियल हेल्प करती है छोटे व्यापारियों को। ट्रिपल P मॉडल, विजय केलकर कमेटी। क्लियर? रंगराजन समिति पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम है उनसे संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? अब तो ये सवाल बन जाना चाहिए आप सबसे। इतनी मैराथन क्लासेस ली, इतने टेस्ट कराए, अब तो बता दीजिए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता? जिसका ये सवाल गलत हुआ वो वापस से जाओ, सारे टेस्ट देखो, आज 13 टेस्ट तक पूरी मैराथन क्लासेस देख के आओ, जिसका आज ये गलत हो रहा है। मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 44वां, 42वां, 52वां, 73वां। तो आप सबको पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा परिवर्तन किया गया था। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इसे कहा जाता है मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। और ये क्या हो था? इसने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कैसा बना दिया था? एक कानूनी दर्जा या वैधानिक निकाय बना दिया था। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी दर्जा प्रदान किसके अंतर्गत किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर एक कानूनी अधिकार है। और संविधान में एक नया कौन सा आर्टिकल जुड़ा?
संविधान में एक कौन सा नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 300A, जो किससे संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 संबंधित है संपत्ति के अधिकार से, और ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कानूनी दर्जा देता है। और कौन सा नया आर्टिकल जुड़ा, 300A। 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है, दल बदल से, एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसके अंतर्गत संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई है, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है, पंचायती राज, पंचायती राज। इसके अंतर्गत संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी, तो 11वीं अनुसूची जुड़ी। और 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल, 29। तो मिनी संविधान किसे कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को, क्योंकि इसी के द्वारा संविधान में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुए थे इस संविधान संशोधन द्वारा, इस वजह से इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी दर्जा प्रदान करता है, और उसी के अंतर्गत संविधान में एक नया आर्टिकल जुड़ा, आर्टिकल 300A। 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल, और इसके अंतर्गत संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। सवाल मान लीजिए पूछ लिया कि 10वीं अनुसूची को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, तो आज आपको यहाँ पता चल रहा है कि 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। इस समय पीएम कौन थे भारत के, प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी जी थे। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है, पंचायती राज से, और इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 29। क्लियर। कितना पढ़ाया जाए आप सबको बताइए। जिनसे ये नहीं बना है वो ज़रूर देख के आइए क्लासेस। अरे जिनसे बना भी है वो भी एक बार क्लासेस जाके देख लीजिएगा, पुरानी मैराथन एक बार देखने के बाद भूल जाती हैं वो। इस तरीके से मान लीजिए आज इसी में आपके कितने फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। आ जाएगा 10वीं अनुसूची कब जुड़ी, 11वीं अनुसूची कब जुड़ी, संपत्ति के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, कब मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, तो कब, बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है ना आपको। तो इस तरीके से जो वहाँ मैराथन क्लासेस हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली हैं, भूल जाती हैं वो, तो जाके देख लीजिएगा एक बार। और 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, बताइए कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और तीसरा कौन था, अखंडता। ये 3 शब्द संविधान में जोड़े गए और ये सवाल भी पूछा जाता है। क्लियर। और बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है समझ में आ गया होगा। कोंकण तट भारत के किस राज्य के साथ मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, भारत की भौगोलिक संरचना से संबंधित सवाल है जो आपके सिलेबस का पार्ट है। कोंकण तट भारत के किस राज्य के साथ मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन है आप सबके सामने, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, वेस्ट बंगाल। बताइए कोंकण तट भारत के किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इंडिया का मैप बना देती हूँ यहाँ पे, ये है मान लीजिए इंडिया, ठीक है। इस इंडिया में पूछ रहा है कोंकण तट किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप सबको पता है कोंकण तट कहाँ है भारत में, ये है कोंकण तट, ठीक है। नीचे क्या है यहाँ, मालाबार तट, मालाबार तट। यहाँ क्या है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अब राज्य पूछ लिया है तो राज्य भी जानना ज़रूरी है, किस राज्य में है। जो कोंकण तट है वो शुरू होता है महाराष्ट्र के मुंबई से, महाराष्ट्र के मुंबई से, और गोवा के उत्तरी भाग तक, गोवा की जो उत्तरी सीमा है वहाँ तक, और फिर गोवा की दक्षिणी सीमा से शुरू हो जाता है मालाबार तट। तो गोवा की उत्तरी सीमा तक क्या है, कोंकण तट। मुंबई से लेके गोवा की उत्तरी सीमा तक कोंकण तट है, और गोवा की दक्षिणी सीमा से लेके यहाँ केरल तक क्या है, मालाबार तट है। अब आप मुझे बताइए, सवाल देखिए, कोंकण तट भारत के किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। अभी मैंने बताया कि जो कोंकण तट है कहाँ, मुंबई से लेके कहाँ तक है, गोवा के उत्तरी भाग तक है। अब आप ऑप्शन देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, वेस्ट बंगाल। तो क्या जो मुंबई है वो महाराष्ट्र में नहीं आता, बिल्कुल आता है। मुंबई किस राज्य में स्थित है, भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वो किस राज्य में है, महाराष्ट्र में ही है ना।
तो जब वो महाराष्ट्र में है तो कोंकण तट भारत के किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? मैंने बताया कि ये मुंबई से शुरू होता है और गोवा के उत्तरी भाग तक है कोंकण तट, और मालाबार तट गोवा के दक्षिणी भाग से शुरू होता है और केरल तक है। तो कोंकण तट भारत के किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? मुंबई और गोवा। ऑप्शन में क्या है? मुंबई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में ही है मुंबई। क्लियर? तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, इससे संबंधित सवाल पूछ सकता है। फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, कोंकण तट कहाँ से शुरू है? मुंबई से गोवा के उत्तरी भाग तक। मालाबार तट कहाँ है? गोवा से के दक्षिणी भाग से शुरू है, केरल तक। कोंकण तट किस भाग में है? भारत के पूर्वी भाग में है कि पश्चिमी भाग में है? किस भाग में दिख रहा है वो? ये है भारत का पश्चिम भाग, ये है भारत का पूर्वी भाग। एक बार सवाल आया था कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित तट कौन सा है? कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार। तो पूर्वी भाग में कौन सा तट है? ये है भारत का पूर्वी भाग, ये है पूर्वी भाग, और ये है पश्चिमी भाग। तो पूर्वी भाग में स्थित तट कौन सा है? कोरोमंडल तट। और पश्चिमी भाग में स्थित तट कौन से हैं? कोंकण तट और मालाबार तट। याद रखना है थोड़ा सा। ये भारत का क्या कहलाता है? ये भारत का पश्चिमी भाग कहलाता है। ये पश्चिमी भाग है, वो पूर्वी भाग है। पूर्वी तट कौन सा है? कोरोमंडल तट। पश्चिमी है कोंकण तट और मालाबार तट। पूछा था कोंकण तट किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। मुंबई से है तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ किस शहर में स्थित है? बताइए, अशोक स्तंभ किस शहर में? जल्दी बता दीजिए, अशोक स्तंभ जो है वो किस शहर में है? ऑप्शन है आप सबके सामने, वाराणसी, सांची, लुधियाना, पटना। बताइए कहाँ है अशोक स्तंभ, और मुझे बताइएगा आप सब कितने आंसर सही कर पा रहे हैं इस टेस्ट में। अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। और यही सारनाथ है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यहीं दिया था, सारनाथ में। फर्स्ट उपदेश। तो अशोक स्तंभ किस शहर में है? तो ये है उत्तर प्रदेश के वाराणसी, सारनाथ। क्लियर? मुझे याद है हम लोग 9th क्लास में गए थे बनारस, जो टूर जाया करता था स्कूल की तरफ से, उसमें हमें ये विज़िट करवाया गया था सारनाथ। बहुत सुंदर बना है, अब तो और बदल गया होगा, अब तो और ज़्यादा नई चीज़ें आ गई होंगी वहाँ पे, लेकिन जो उसका मेन कोर है वो तो सेम ही रहेगा। बहुत शानदार जगह है, जिसे भी कभी एक बार मौका मिले ज़रूर जाइएगा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बनाया गया है। पहले एक वहाँ पे नेशनल पार्क टाइप का है, कुछ सुंदर हिरन वगैरह वहाँ पे हैं। तो जिन्हें मौका मिले वहाँ एक बार सारनाथ ज़रूर जाना चाहिए। हम तो 9th में गए थे, जब 9th क्लास में थे। तो कहाँ है जो अशोक स्तंभ, किस शहर में है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी कहाँ दिया था? सारनाथ में ही दिया था। दूसरी चीज़, अशोक स्तंभ क्या है? भारत का राजकीय चिन्ह। भारत का राजकीय चिन्ह भी किसे कहते हैं? अशोक स्तंभ को ही कहते हैं। क्लियर? वही यादें आ गई कि जब टूर गए थे। बताइए कितना समय हो गया। अच्छा हुआ आज ये क्वेश्चन आया, मुझे फिर से इच्छा हो रही है कि मैं जल्दी ही सारनाथ जाऊं। तो अशोक स्तंभ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है, तो यहाँ वाराणसी सही आंसर हो जाएगा। और अगर आ जाएगी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। ये सवाल भी पूछा गया सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। क्लियर? अशोक स्तंभ को ही भारत का राजकीय चिन्ह भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? भारत में वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का जो गठन है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? बताइए, आप सबके सामने ऑप्शंस हैं। आर्टिकल 275, 280, 324, 300A। बताइए, जो फाइनेंस कमीशन है उसका गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आप सबको पता है कि भारत में जो वित्त आयोग है उसका गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। आर्टिकल 275 क्या कहता है? आर्टिकल 275 कहता है कि भारत की जो संचित निधि होती है, भारत की जो संचित निधि है उससे क्या होगा? भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दिया जाएगा। तो भारत की संचित निधि से राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है वो किस में है? वो आर्टिकल 275 में है। 280 क्या बताता है? भारत में वित्त आयोग, वित्त आयोग के गठन की बात कौन करता है? आर्टिकल 280। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट करके बताइए कि 2025 में भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? बताइए,
और आर्टिकल 300A अभी मैंने बताया कि ये किससे संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। और अब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कानूनी दर्जा प्रदान कर दिया गया है और उसके अंतर्गत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 300A। तो भारत में जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, वो किस आर्टिकल में है? ये पर्सनली मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने कहा था कि आप इतनी सारी चीज़ें बता देते हो, इतना सारी चीज़ें एक जगह, फिर लास्ट में ये बता दिया करो कि आंसर कौन सा है। तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि ये जो वित्त आयोग है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो वित्त आयोग है वो किस आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 280 में है। तो राइट आंसर है आर्टिकल 280। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने अलग से बता ही दी हैं कि आर्टिकल 275 क्या बताता है कि जो भारत की संचित निधि है उससे राज्यों को अनुदान दिया जाएगा, ग्रांट दिए जाएंगे। तो राज्यों को जो संचित निधि से अनुदान देने की बात आर्टिकल 275 में है। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग से संबंधित है, आप सब जानते हैं चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है। और आर्टिकल 300A अभी मैंने बताया है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के कानूनी दर्जा प्रदान किया गया और संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। वो आर्टिकल कौन था? 300A। क्लियर? चलिए, जो किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, जो खजुराहो के मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? आपके मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर, तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुप्त राजा, चंदेल राजवंश, मौर्य, तुंग वाला। अब आप इसको नहीं बता पाएंगे तो क्या? खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल राजवंश ने। खजुराहो मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? किस शैली में बने हुए हैं खजुराहो मंदिर? तो नागर शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। ये सवाल पूछा गया था कि खजुराहो मंदिर किस शैली में बने हैं? नागर शैली में। खजुराहो मंदिर यूनेस्को में कब शामिल हुए? खजुराहो मंदिरों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1986 में। ये भी सवाल पूछा जाता है। तो खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित हैं? खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, छतरपुर जिले में। तो ये भी याद रखना है। तो थोड़ा सा ये चीज़ों पे याद ध्यान रखिएगा कि जो खजुराहो के मंदिर हैं उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चंदेल राजवंश द्वारा करवाया गया। दूसरी चीज़, खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली में। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को साइट कब घोषित किया गया है? तो 1986 में घोषित किया गया है। और जो खजुराहो के मंदिर है वो कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। क्लियर? तो इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं और ज़रूरी इसलिए भी हैं क्योंकि कहाँ किस में शामिल है? यूनेस्को में शामिल है, इसलिए खजुराहो के मंदिर इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए, कंदरिया महादेव कहाँ है? बताइए, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, पारंपरिक। बताइए, पूंजीवादी का मतलब होता है पूरी तरीके से पूंजीवाद पे आधारित, पूरी तरह से निजी स्वामित्व पे आधारित, पूरी तरह से पैसे कमाने पे आधारित, वो होती है पूंजीवादी की सिर्फ एक उद्देश्य है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो है पैसे कमाना। ये होता है पूंजीवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो पूरा उद्देश्य है वो सिर्फ समाज की भलाई करना है और कुछ नहीं, पैसे और आर्थिक चीज़ों से भारत की अर्थव्यवस्था को कोई मतलब नहीं। मिश्रित का मतलब होता है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों। पूंजीवादी और समाजवादी मतलब लाभ कमाना भी मकसद है लेकिन साथ साथ समाज का भला करना भी। और चौथा ऑप्शन है पारंपरिक, जैसी पहले चली आ रही थी वैसे ही है। तो बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आप सब जानते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका उद्देश्य मात्र पैसे कमाना नहीं है, ये कैंसिल। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका मात्र उद्देश्य सिर्फ समाज की भलाई करना नहीं है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी भी है, हम लाभ आधारित अर्थव्यवस्था, पैसे कमाने पे भी आधारित है, और लेकिन समाज के लोगों का भला करने के साथ साथ भी कि समाज के लोगों का भला भी होता रहे। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिस अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना तो उद्देश्य होता ही है लेकिन समाज की उसमें भलाई भी होती रहे, ये भी उद्देश्य। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताइए। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास जो बैंक है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन है शहरी विकास से, औद्योगिक वित्त से, ग्रामीण और कृषि वित्त से, विदेशी निवेश से। बताइए, जो नाबार्ड है, नाबार्ड को
का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। बताइए नाबार्ड का क्या उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य है नाबार्ड का? देखिए नाबार्ड क्या काम करता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको फाइनेंशियली सहायता देने का काम नाबार्ड का होता है। तो नाबार्ड का काम बेसिकली क्या होता है कि कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लघु उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए क्या करना? वित्तीय सहायता देना। वित्तीय सहायता देना। आप सबको पता है कि अगर एग्रीकल्चर सही होगा तो हमारे भारत में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हमें बाहर से चीज़ें आयात नहीं करनी पड़ेंगी। जब हमें बाहर से चीज़ें आयात नहीं करनी पड़ेंगी तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में जाएगा, हमारा राजकोषीय घाटा कम होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? राजकोषीय घाटा क्या होता है? मैं इकोनॉमिक्स वाली मैराथन में बता चुकी हूँ आपको। उसके अलावा जो मैंने टेस्ट करवाए हैं अभी तक मैंने सब बताया है, इसलिए मैं नहीं बताऊँगी। तो अगर भारत में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव जा रहा है और राजकोषीय घाटा बेहतर हो रहा है, तो उसमें हमें क्या, इसमें भारत को ही लाभ है। तो नाबार्ड का क्या काम होता है? नाबार्ड कृषि और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का काम करता है। नाबार्ड का गठन कब हुआ था? तो नाबार्ड का गठन थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पूछा जाता है 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था? तो बी शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड का गठन हुआ था। ये सवाल बहुत पूछा गया है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर नाबार्ड का गठन हुआ था? तो बी शिवरमन समिति की रिकमेंडेशन पर। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? सबसे बड़ी बात, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का गठन कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन हुआ था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, कब गठन हुआ? 12 जुलाई 1982। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ? बी शिवरमन समिति की रिकमेंडेशन पर। नाबार्ड का काम क्या होता है? कृषि और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देना होता है, ताकि उनको वित्तीय सहायता देके भारत का जो प्रोडक्शन है, भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो क्लियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? नाबार्ड संबंधित है ग्रामीण और कृषि वित्त से, एग्रीकल्चर सेक्टर में और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिवाइज करवा रही हूँ मैं। 12 जुलाई 1982 बी शिवरमन समिति की रिकमेंडेशन पर। और नाबार्ड का काम है कृषि और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण और कृषि वित्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब किस नदी समूह से संबंधित है? बताइए। सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी और चिनाब नदी किस नदी समूह से संबंधित है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, गोदावरी। ये तो बनना चाहिए, ये तो बन जाना चाहिए। पंचनद आपने सुना है, 5 नदियां, 5 नदियों के समूह को पंचनद कहा जाता है। 5 नदियों का द्वाब क्षेत्र किसको कहा जाता है? किस राज्य को? पंजाब को। पंजाब में बाढ़ आई थी। पंजाब में नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, मैं बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। इसी वजह से मैंने प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चंस रखे हैं और इसीलिए आपको याद होगा अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए। मैंने जब पॉलिटी वाला सेक्शन करवाया आपका तो मैंने उसमें उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे, इस वजह से क्योंकि अभी नए उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के, तो उनसे रिलेटेड सवाल आना लाजमी हो जाता है। इसलिए मैं बार बार रिवाइज कहती हूँ कि जाके पढ़ लीजिए, जाके देख लीजिए वो क्लासेस, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में है, मिल जाएगी। तो सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, पंचनद, 5 नदियों का द्वाब क्षेत्र पंजाब किस नदी समूह का हिस्सा हो जाएगा? तो सिंधु नदी समूह का हिस्सा है। तो ये जो 5 नदियां हैं वो किस नदी समूह का हिस्सा है? सिंधु नदी समूह का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी समूह में कौन कौन सी आती हैं? सतलुज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम भी आती है इसमें। तो सिंधु नदी समूह में ये शामिल है। सिंधु जल समझौता, अभी पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता चर्चा में था कि नहीं था? मुझे बताइए। पहलगाम हमला जो अभी जम्मू कश्मीर में हुआ, कश्मीर में, उसके बाद सिंधु जल समझौता चर्चा में था या नहीं था? बिल्कुल था। तो पूछ सकता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो इसलिए सिंधु जल समझौता याद रखिएगा सितंबर 1960, सितंबर 1960 में हुआ था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आयूब खान और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था और उसमें मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने की थी।
तो इसलिए मैं कहती हूँ कि क्वेश्चंस वही लाए जाते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में आने की मैक्सिमम। पहलगाम हमला हुआ, सिंधु नदी का पानी रोकने की बात की गई थी, तो सिंधु जल समझौता इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ? कब हुआ सिंधु जल समझौता? 1960 को। किसके किसके बीच हुआ? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान, यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच हुआ। मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने की थी। क्लियर? तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये किस नदी समूह का हिस्सा है? सिंधु नदी जल समूह का हिस्सा है। बढ़े, चलिए यहाँ पे आपके ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपका जो टेस्ट, आपको जो 20 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं सोशल साइंस के आपके एमपीटेट चयन पात्रता परीक्षा में, उसकी प्रैक्टिस सीरीज खत्म अभी होती है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके एग्जाम तक। थोड़ा परेशान मत होइएगा, सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आज सोशल साइंस की क्लास है, कल देखते हैं साइंस या सोशल साइंस का टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। जिन्होंने पुरानी क्लासेस एक बार देख ली हैं, मेरा उनसे एक और अनुरोध है, एक बार जाके जो मैराथन क्लासेस आप चैनल खोलेंगे, चैनल में प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ मैराथन क्लासेस नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है। उन मैराथन क्लासेस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार आप पढ़ लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं तो एग्जाम हॉल में छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। सोशल साइंस के 13 टेस्ट डाले गए हैं, उन 13 टेस्ट को दोबारा देख लीजिएगा। साइंस की मैराथन क्लासेस डाली गई हैं, उन मैराथन क्लासेस को देख लीजिएगा, ताकि भले आपने एक बार देख लिया है लेकिन जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको फिर से नई चीज़ें पता चलेंगी उसमें। तो मेरा अनुरोध है कि इस क्लास के बाद उसको ज़रूर जाके देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको शॉर्ट क्लिप्स मिल जाती हैं, छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से आपका रिवीजन हो जाता है फैक्ट्स का। करंट अफेयर से चीज़ें रिलेटेड अपलोड कर दी जाती हैं वहाँ पे, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन्हें आप चाह रहे हैं कि वो कोई भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी, उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा कि अगर वो भी देखेंगे तो उनका जो जीएस वाला पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा कि क्लास आप ये देख कहाँ से रहे हैं। अगले ही क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।